हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारे अतीत फर्स्ट जो कि ये बुक का नाम है और कक्षा 6 के इतिहास की बुक है, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी की है। और ये अगर देखा जाए तो वनडे एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन जो कर रहे हैं या फिर पीसीएस या फिर आईएएस, तो उनके लिए जो है ये एनसीईआरटी की बुक क्या होती है, इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। उनको ज़रूर एक बार पढ़ना चाहिए। तो हिस्ट्री की जो है देखा जाए तो इससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। तो मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया है और इसके अगर हम बात करें तो चैप्टर वाइज पर डे एक वीडियो बनाएंगे और पूरी हिस्ट्री जो है एनसीईआरटी की कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की सेम टू सेम हूबहू जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ वो सारे आपको इसमें कंटेंट मिलेंगे। तो क्लास 6 के हिस्ट्री से हम उठा रहे हैं और इसमें हम एक एक चैप्टर को देखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि क्या क्या इसमें जो है इस बुक में क्लास 6 के हिस्ट्री के बुक में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो उसमें अगर हम देखा जाए तो अभी इसमें आएगा आगे विषय वस्तु, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप अगर पढ़ना चाहें तो हिस्ट्री के बारे में ये पढ़ सकते हैं कि क्यों पढ़ें हम इतिहास, ठीक है। इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसके बारे में एक संपूर्ण लेख दिया गया है एनसीईआरटी के पेपर में। तो आप चाहे इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि आप इससे बहुत सारा जो है चीज़ें आपको इससे जानकारी मिलेंगी कि हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। जैसे कि अगर हम देखा जाए तो लिखा गया है कि इस साल की 6ठी कक्षा का तुम इतिहास पढ़ोगे और कुछ और विषयों के साथ इतिहास समाज विज्ञान का हिस्सा माना जाता है। समाज विज्ञान हमें अपनी सामाजिक दुनिया की कार्य प्रणाली को समझने में मदद करता है। समाज विज्ञान हमें जीवन में कई पहलुओं के बारे में बताता है, जैसे कि भूगोल के बारे में, अर्थव्यवस्था के चलने के बारे में और सामाजिक व राजनीतिक जीवन की व्यवस्था के बारे में, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो इतिहास के अतिरिक्त समाज के विज्ञान के अन्य प्राय आज के दुनिया के बारे में बताते हैं। इतिहास बताता है कि आज की दुनिया में कैसे विकसित हुई और ये हमें वर्तमान के अतीत के बारे में कैसे बताता है। तो इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। बाकी हम लोग विषय वस्तु की तरफ चलते हैं, क्या क्या इसमें जो है इस बुक में दिया गया है। तो हिस्ट्री के इस बुक में पहला चैप्टर जो होगा वो होगा क्या, कब और कैसे, कहाँ और कैसे, ठीक है। ये पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से है। 6 का देखेंगे, इसके बाद 7th का देखेंगे, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th का देखने वाले हैं। तो चैनल से जुड़े रहेगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ वीडियो को पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। कमेंट करके आप लोग फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। तीसरा चैप्टर इसका होगा आरंभिक नगर। चौथा होगा क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, ठीक है। पांचवा है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। छठा है नए प्रश्न के नए विचार। इसके बाद 7वां आएगा अशोक के बारे में, 6ठी क्लास में ही दिया गया है। एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, तो इनके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जो है बेसिक वाली वो इसमें इस बुक में भी दी गई हैं। इसके बाद 7वीं है खुशहाल एवं गांव समृद्ध शहर। इसके बाद 8वीं होगी खुशहाल एवं गांव समृद्ध शहर। इसके बाद आता है 9वां चैप्टर व्यापारी राजा और तीर्थयात्री के बारे में। फिर आएगा 10वां चैप्टर नए साम्राज्य और राज्य के बारे में। फिर आएगा 11वां चैप्टर इमारतें, चित्र और किताबों के बारे में, ठीक है। तो इतना सारा विषय वस्तु है जिसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को और एक एक चैप्टर करके हम पहले देखेंगे। आज की इस वीडियो में पहला चैप्टर होगा, ठीक है। तो ये है पहला चैप्टर, अध्याय 1, लिखा है क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। आप एनसीईआरटी की बुक को जब उठाएंगे या लेंगे फिर देखेंगे तो देखेंगे आप सेम टू सेम चैप्टर लिखा है, बस इसका पीडीएफ मैंने बनाया हुआ तो उस तरीके से इसमें दिखा गया है, ठीक है। इसमें पहला यहीं से शुरुआत होता है इस बुक में, एक बच्चा को लेकर के उसकी जो है हिसाब से फिर इसके बाद उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उसके आंसर का पता लगाया जाता है, इस तरीके से में चला जाता। तो इसमें अगर देखा जाए तो दिया गया है कि रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सूखों पर पड़ी और सुर्खों, यहाँ पर सुर्खी होना चाहिए। 100 साल पहले वो सोचने लगी कि ये कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है अखबार में इस तरीके से कोई चीज़ लिखा हुआ था और जिसमें कि 100 साल पहले कोई घटना हुई थी, तो उस वो सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था। अब इसके बारे में आगे लिखा गया है कि क्या कहते हैं कि पॉइंट लिखा हो कि कैसे पता लगाएं। तो यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था आप लोग क्या करते हो, रेडियो सुन सकते हो या फिर टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो, ठीक है। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था कि तुम किसी व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उसके बारे में ज्ञान हो या फिर उसको पता हो, ठीक है, याद हो चीज़ें कि पिछले साल क्या हुआ था।
लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये किससे जाना जा सकता है, तो इसको जाना जाता है अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, इसी के बारे में क्वेश्चन है और इसी के बारे में पूरा चैप्टर है। तो इसमें ये बताया गया कि इतिहास को हम कैसे पढ़ते हैं, इतिहास को कैसे जानते हैं। ठीक है, तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और हम आखेटकों के जैसे कि शिकारियों जिसको कहा जाता है, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक जो है देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ठीक है, अब इसके बाद लोग कहाँ रहते थे, तो लोग कहाँ रहते थे इसके बारे में ये एक पॉइंट है। तो इसमें देखा एक मानचित्र है और मानचित्र में देख के बताना है कि नर्मदा नदी का इसमें पता लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से एक मानचित्र इसमें दिया गया है एनसीईआरटी के बुक में, और इसमें अब देखना है नर्मदा नदी का पता लगाना है। तो नर्मदा नदी इसमें कहाँ पर बह रही है, तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये नर्मदा नदी लिखा हुआ, जो कि ये बहती हुई इधर अरब के सागर में जाके गिरती है। तो ये नर्मदा नदी यहाँ पे है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके बाद अब इसमें लिखा है कि कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर जो है रह रहे थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों और विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वह जड़ों, फलों तथा अन्य जंगल के अन्य उत्पादों का यही से संग्रह किया करते थे। वह जानवरों का आखेट मीन्स होता है शिकार भी करते थे। ठीक है, इसके बाद अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का पता लगाओ। तो पहले अब चित्र में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ देख लेते हैं कहाँ पर है। तो देखिए यह है मैप। ठीक है, भारत पूरा अखंड भारत बना हुआ है। अब इसमें किरथर और सुलेमान की जो पहाड़ियाँ है, ये किरथर है, ये सुलेमान है। ठीक है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो वर्तमान में बॉर्डर है, ये किरथर, ये एरिया जो है किरथर और सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं। तो इसके बारे में क्या लिखा गया है, इसको पढ़ते हैं किरथर और सुलेमान के बारे में। तो इसी क्षेत्र में क्या है, कुछ ऐसा स्थान है जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। यानी कि क्वेश्चन बन सकता है कि गेहूं और जौ जो फसल आई, ये जो है प्रारंभ में सर्वप्रथम कहाँ से जो उपजा या कहाँ से शुरुआत हुआ, तो 8,000 साल पहले ये सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के मध्य जो है ये सारी चीज़ें आरंभ हुई। और उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया। और ये लोग जो है गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाना है। तो उत्तर पूर्व में गारो जो पहाड़ियाँ हैं, यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस वाले क्षेत्र में तो यहाँ पे गारो पहाड़ियाँ हो जाएंगी, और मध्य में ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में। तो इस तरीके से ये दोनों यहाँ पर क्या बताया गया है आगे, तो ये इसके स्थान पर बताया गया है कि ये जो है कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। यानी इसके अलावा किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के अलावा मध्य विंध्य की पहाड़ियाँ और गारो की पहाड़ियाँ जो है उत्तर पूर्व में, यहाँ पर भी जो कृषि का विकास हुआ है। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, ठीक है, वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद मानचित्र में जो है दक्षिण एशिया में क्या क्या आता है, तो आधुनिक भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल है, भूटान और श्रीलंका, इसको कहा जाता है दक्षिण एशिया तीन देश को। और इसके अलावा अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ठीक है, मानचित्र में दर्शाता है। इसके बाद दक्षिण एरिया एक महाद्वीप से छोटा है। जो दक्षिण एशिया जो है एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, इसे उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये विशाल है और बाकी एशिया से जो है समुद्र, पहाड़ी तथा पर्वत से बटा हुआ है, इसी कारण इसको उपमहाद्वीप कहते हैं। ठीक है, यानी भारत के अगर दक्षिण में देखेंगे तो हिंद महासागर, भारत के उत्तर में क्या खड़ा हुआ है, हिमालय पर्वत खड़ा है, और बहुत छोटी छोटी इसमें पहाड़ियाँ बनी हुई। तो इसके कारण जो है इसको क्या कहा जाता है, एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। अब अगला है कि मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सिंधु नदियाँ कहाँ पर बहती थी, या अगर देखा जाए चित्र में, तो इस मैप में अगर देखा जाए सिंधु नदियों की बात करें तो ये वाली सिंधु नदी है। ठीक है, ये वाली सिंधु नदी है। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और सतलुज नदी, ये सब जाके मिलती हैं, सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की। तो इस एरिया को, यानी कि ये लगभग पाकिस्तान में ही पड़ जा रहा है पूरा सिंधु नदी का जो है एक तरीके से क्षेत्र। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके बारे में क्या लिखा गया है, तो इसके बारे में लिखा गया है
कि ये सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियाँ पता होगी। अब सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, ठीक है, तो उन्हें सहायक नदियाँ कहा जाता है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी कि सबसे पहले अगर विकास हुआ तो सिंधु नदी की सहायक नदियों के मध्य हुआ, इसके बाद गंगा के किनारे और इनकी सहायक नदियों के किनारे, और इसके अलावा समुद्र तटवर्ती क्षेत्र जैसे कि गुजरात क्षेत्र हुआ हो गया, ठीक है। तो इनका विकास जो हुआ, नगरों का विकास, ये 2500 वर्ष पहले हुआ। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। आगे है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी कौन, सोन का पता लगाओ, यानी कि जो गंगा और इसकी सहायक नदी सोन नदी है उसका पता लगाना है। और उसमें देखना है कि गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में मगध, जो कि वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। और इसके इन्हीं के आसपास जो है मगध बसा, बिहार जिसको कहते हैं, सोन नदी के किनारे, ठीक है। और इसके शासक कौन थे, बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य का स्थापना किया और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा भी की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए जो है असंभव नहीं था। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए तथा रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता वक्त भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। तो मेल मिलाप का जो रहा समय, इस तरीके से कुछ एक दूसरे से लोग मिलते जुलते थे और एक दूसरे के विचार विमर्श, एक दूसरे के नए नए चीज़ें स्थान खोजते थे और जो है यात्रा करके जो है एक दूसरे को जानते और पहचानते थे, ठीक है। इसके बाद अब लोग यात्राएं क्यों करते थे, तो एक बार फिर मानचित्र को देखकर आप ये पता लगाएं उसमें पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र और उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण जो करते हैं। हालांकि ये लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना बहुत आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वह कर सके, वह पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार करके जो है इधर से उधर जा सके, ठीक है। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहाँ पर बस गए। यानी कि उपमहाद्वीप की अभी परिभाषा दी गई, कौन कौन से देश आते हैं। यानी भारत को ले ले, इधर पाकिस्तान, ठीक है, नेपाल हुआ, बांग्लादेश हुआ, ठीक है, इसके बाद भूटान है और ये इधर पाकिस्तान बन के, तो ये इस तरीके से ये एक उपमहाद्वीप की संरचना करता है। और इसमें बताया गया कि बाहर के लोग भी आए और यहीं पर बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक और परंपराओं को समृद्ध किया। यानी लोगों के आने से हमारी जो सांस्कृतिक विरासत थी और परंपरा थी वो समृद्ध हुई, फली बढ़ी। इसके बाद कई वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। इसके बाद अब कुछ देश के नाम, मतलब अपना देश जो भारत है उसका नाम के बारे में चर्चा किया गया थोड़ा सा, तो उसको भी देखते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, ठीक है। तो इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस शब्द से निकला है और इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। सिंधु एक नदी थी, यानी है। अपने एटलस में जो है ईरान और यूनान का पता लगाना है, मतलब पता लगाइएगा, अपने एटलस होगा आपके पास तो उसमें देखिएगा कि ईरान और यूनान कहाँ पर है। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को जो है हिंदोस अथवा ईदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूम प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया नाम पड़ा। किसके द्वारा कहा गया, ये ईरानी और यूनानी जो आए सिंधु नदी के पास उत्तर पश्चिम की ओर से 2500 वर्ष पहले, तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस कहा या फिर ईदोस कहा, ठीक है। और इस नदी के पूर्व में जो स्थित था भूम यानी प्रदेश था उसको इंडिया कहा। तो इस तरीके से नाम पड़ा। और इसके बाद अगर देखा जाए तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक यानी कि आज से लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृत ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग जो है देश के लिए होने लगा। तो इस तरीके से कुछ भारत का नाम जो है पड़ा। इसके बाद एक ताड़पत्र है, ये देखिए इस तरीके से ताड़पत्र है एक, ठीक है। ये
ये ताड़पत्र, इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसके बारे में देखिए। यहाँ पे ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है, ठीक है। अब यह पांडुलिपि जो है लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था, और ये पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम जो है यहाँ पर नीचे देख सकते हो। यानी ताड़ का पेड़ था, उसके पत्तों को काटकर उन्हें अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और उस पर कुछ लिख दिया जाता था। इस तरीके से मतलब जो भी ऐतिहासिक चीज़ें लिखी जाती थी, ठीक है। अब अतीत के बारे में कैसे जानें, तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और फिर पढ़ना, और यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं, ठीक है। यानी पांडुलिपि का परिभाषा जान लीजिए कि पांडुलिपि किसको कहते हैं। तो जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती हैं उन्हें पांडुलिपि कहा जाएगा, ठीक है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है वो क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और ये जो कि लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ, ठीक है। मेनू जो है एक लैटिन शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है, हाथ होता है। तो उसी से जो है बना है मैन्युस्क्रिप्ट, और उसका हिंदी अर्थ क्या होता है, पांडुलिपि। यानी हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तक को उसके कारण उसे पांडुलिपि कहा जाता था। और ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से जो है विशेष तरीके से तैयार करके भोजपत्र पर लिखी मिलती है, ठीक है। यानी कि जो भुर्ज नामक पेड़ है जो हिमालय के क्षेत्र में अधिकतर मिलता है, उसकी छाल के विशेष तरीके से तैयार करके भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः यह पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में मिलते हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, ठीक है। प्राकृत भाषा एक हुआ उपजा, जो आम लोग भाषा अपनी इस्तेमाल करते थे उसको प्राकृत भाषा कहा गया। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत ठोस सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करना यानी कि उस पर खुदवाना, यानी उस पत्थर पर खुदवाते थे, ठीक है। तो उसको हिंदी में उत्कीर्ण करना कहते हैं, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण से उत्कीर्ण करवाए हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। अब क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने का क्या लाभ था, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थीं, ये सब जानकारी बता सकते हो। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है, ठीक है। जो पुरानी वस्तुएं यानी इतिहास में यानी पुराने समय की बनी हुई वस्तुएं का जो है अध्ययन करता है व्यक्ति, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पुरातत्वविद, ठीक है। ये याद रखिएगा। पुरातत्वविद जो होता है पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वह औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी और कुछ की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व जो है कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं, ठीक है। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है उनको हड्डियां अगर मिल जाती तो उनसे ये पता चलता था कि वह क्या खाते थे। लेकिन वनस्पतियों के अवशेष क्या होते थे, बहुत मुश्किल से बच जाते थे क्योंकि वो सड़ गल जाती थी। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वह जले हुए के रूप में बचे रहते हैं, तो उनको खोजा जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चित्र दिया गया है इस तरीके से। ये क्या है, ये एक जो है पत्थर है और उस पे ऊपर स्क्रिप्ट किया हुआ है, यानी कि खुदा हुआ चीज़ हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है। अब लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये अफगानिस्तान के कंधार से ये प्राप्त हुआ है। और यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था, यानी कि इस पर खुदवाया गया था, लिखवाया गया था उस पर। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे, यानी कि अगला जब अध्याय 8 आएगा तो इसके बारे में थोड़ा सा बातें दी हुई हैं।
अब जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों अथवा तथा भाषाओं में है। ठीक है, यानी कि इस पत्थर पर दो भाषाओं या अथवा दो लिपियों तथा दो भाषाओं में लिखा हुआ है, यानी यूनानी और अरामेइक नामक दो लिपियां हैं और भाषाएं हैं। इसके बाद अब बाएं इसमें देखा जाए तो एक चित्र नीचे भी दिया गया, वो एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पहले होता था। और इसके बाद दाएं साइड में एक पुराना चांदी का जो है सिक्का दिया गया है, और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। आज हमारे द्वारा आज के प्रयोग में आने वाले सिक्कों से सिक्का कैसे भिन्न है, इस तरीके से देखिए। ठीक है, ये वो पात्र है जो 4700 वर्ष पहले जो है इस तरीके से पात्र बनता था और इसका प्रयोग किया जाता था। और ये दोनों वो सिक्के हैं जो 2500 वर्ष पहले जो है इसका प्रयोग किया जाता था। तो आज के सिक्के देखा जाए तो हमारे किससे होते हैं, गोलाकार होते हैं, लेकिन इसके पहले यानी 2500 साल पहले किस तरीके से होते हैं, चौकोर टाइप के जो है सिक्के प्रयोग किए जाते हैं और ये चांदी के बने हुए होते थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न अगला पॉइंट इसमें दिया है, क्या पुरातत्वविदों बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष भी मिलते होंगे। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि कपड़े के अवशेष भी मिल सकते हैं या नहीं। तो देखिए, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी पास्ट का जो अध्ययन करते हैं, भूतकाल का जो अध्ययन करते हैं, उन्हें इतिहासकार कहा जाता है। ठीक है, अब स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ पर दो शब्द दिया गया है, एक इतिहासकार दिया गया है, एक पुरातत्वविद दिया गया है। तो आप दोनों को जो है अर्थ समझ गए होंगे, क्योंकि इसके पिछले वाले में बात किया गया अभी मतलब जस्ट ऊपर कि पुरातत्वविद किसे कहते हैं, इतिहासकार किसको कहा जाता है। अब आगे पॉइंट है कि अतीत एक या अनेक है, यानी कि एक हो सकते हैं अतीत या फिर अनेकों हो सकते हैं। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो क्या तुमने इस शीर्षक के बारे में, इस शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। यानी कि पशुपालक जो थे अथवा जो कृषक थे उनका जीवन अलग था, राजा रानी का जीवन अलग था, व्यापारियों का जीवन एक अलग था, उनका शिल्पकारों से एक अलग जीवन भिन्न चलता था। तो इस तरीके से वहाँ पे मतलब अतीत जो थे, लेकिन अतीत उसी समानांतर में मतलब 3-4 अतीत एक साथ चल रहे थे। ठीक है, यानी पशुपालकों कृषकों का अलग, राजा रानियों का अलग, व्यापारियों और शिल्पकारों का अलग। जैसा कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके फल फूल के संग्रह के द्वारा प्राप्त करते हैं फल फूलों को, और इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह के भेद जो है अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का जो है लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों द्वारा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे और इसीलिए उनके बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त है। ठीक है, पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी जानने भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। ठीक है, यानी कि अभी बहुत कुछ जानना इनके बारे में बाकी है, पता नहीं चल पाया है। अब इसमें तिथि शब्द का है, उसका क्या मतलब, तिथियों का मतलब। तो अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन, तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य यह है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ई पू लिखा जाता है और इसको पढ़ते हैं ईसा से पहले। ठीक है, ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं, यानी कब, ईसा मसीह के जन्म के पहले। अब यहाँ पे मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो इधर ईसा मसीह के जन्म के पहले जाएगा और इधर जाएगा आज से लेकर या वर्तमान तक, मान लीजिए 2023 है तो ईसा मसीह के जन्म के बाद वाला ये आएगा।
और इस पुस्तक में अगर हम देखें तो 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ठीक है, अब इतिहास और तिथियां के बारे में जान लेते हैं। तो अंग्रेजी में बीसी लिखा जाता है, हिंदी में इसको ईपू कहा जाता है शॉर्ट में। इसका तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व इसका जो है क्या होता है, अर्थ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ईसा के जन्म से पहले। ठीक है, ईसा के जन्म से पहले। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी देखते हो, एडी, इसको हिंदी में ई लिखा जाता है सिर्फ। अब ये क्या होता है, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी ये दो लैटिन शब्दों से बना है और इसका अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह का जन्म मान लीजिए 2000 सन 2000 में हो तो उसके जन्म के वर्ष से है। 2000 के बाद से अगर कोई भी जैसे 2002 लिखना हुआ तो 2002 ई लिखा जाएगा, ई सिर्फ ई, या फिर ईस्वी इसको लिखा जाएगा, या फिर इसको एडी लिखा जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, एडी 2002 एडी। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से इसको गिना जाता है। ठीक है, कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा के लिए और बीसीई अक्षरों का प्रयोग होता है बिफोर कॉमन एरा के लिए करते हैं। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में इस तिथियों का रूप जो है प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जिसका तात्पर्य यानी अर्थ होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया तिथियां। अब कुछ अन्य चीज़ें हैं इस चैप्टर के बारे में, उसको जान लेते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। ये कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। ठीक है, सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश के मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पहले यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं अथवा लिपियों में तथा लिपियों यानी कि यूनानी तथा मिस्र लिपि के प्रकारों 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों के समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। और जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हुए हैं। एक बार जब उन्होंने ये जान लिया कि विभिन्न अक्षर इनके लिए प्रयुक्त हुए तो वह आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ आंकड़ा लगाकर पढ़ा जाता है। अब कुछ तिथियां जिनको जानना जरूरी है। कृषि का आरंभ हुआ आज के 8000 वर्ष पहले। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर जो हुआ वो 4700 वर्ष पहले बना था। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य जो है 2500 वर्ष पहले बना। और वर्तमान की बात करें तो लगभग 2000 वर्ष पहले से वर्तमान चीज़ें स्टार्ट हुई जो आज तक चली आ रही हैं। तो इस तरीके से यह था चैप्टर नंबर 1 जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका हम चैप्टर नंबर 2 लेकर आ जाएंगे क्लास 6 के इतिहास का। तो चैनल से बने रहेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।